ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ा था। उससे कैसे हम वोल्टेज कंपनसेट कर रहे थे जब लोड कम या ज्यादा कर रहे थे, और साथ ही साथ ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक्स बोली जाए, दैट मीन्स थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवेंथ हार्मोनिक्स, तो कैसे हम लोग विड्थ को मॉड्यूलेट करके हार्मोनिक्स को हम लोग रिड्यूस कर रहे थे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हार्मोनिक्स के लिए जो हम लोगों ने रिडक्शन किया था, अगर पल्स विड्थ हम लोग 120 डिग्री कर दे रहे थे, दैट मीन्स 2D की वैल्यू, पल्स की विड्थ की वैल्यू हम लोग 120 डिग्री कर रहे थे, तो जो आउटपुट आएगा उसमें थर्ड हार्मोनिक का पार्ट क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सेम एज अगर हमें फिफ्थ हार्मोनिक्स रिड्यूस करनी थी, तो फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए हम लोग पल्स की विड्थ मॉड्यूलेट करके या तो 72 कर दें या 144 कर दें, तो फिफ्थ हार्मोनिक का पार्ट आउटपुट में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ये हम लोगों ने सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में पढ़ा था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज था हमारा डिपेंड किस पे कर रहा था, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन वाला आउटपुट वोल्टेज हमारा डिपेंड कर रहा था विड्थ पे। तो अगर हमारा प्राइम फैक्टर वोल्टेज को कंपनसेट करना था, विड्थ को हम चेंज कर रहे थे, तो हम हार्मोनिक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हार्मोनिक्स को रिड्यूस या एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। अगर हम हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो विड्थ अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स हमको चेंज करनी पड़ रही थी। थर्ड हार्मोनिक के लिए 122, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 72 या 144, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा था। एट ए टाइम हम क्या कर पा रहे थे, या तो वोल्टेज कंपनसेट कर पा रहे थे या हार्मोनिक्स को रिड्यूस या एलिमिनेट कर पा रहे थे। एक को अगर हम लोग करने जा रहे थे तो दूसरे पे हमारा कंट्रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल करने का वेरिएबल केवल पल्स विड्थ थी, उसी के थ्रू वोल्टेज भी कंट्रोल हो रहा था, उसी के थ्रू हमारी हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट हो रही थी। तो इसमें जो सब मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर हार्मोनिक्स आप कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिक विड्थ चेंज हो जाएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। वोल्टेज पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू विड्थ। तो फिर हम लोग को ऐसे एक मेथड की जरूरत पड़ी कि हमें देखो दो फैक्टर कंट्रोल करनी है, एक वोल्टेज कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट करनी है। दैट मीन्स हमें एक ऐसे मेथड की रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमें वोल्टेज कंपनसेट करना हो तो कोई एक फैक्टर काम कर रहा हो, अगर हार्मोनिक्स एलिमिनेट करनी हो तो दूसरा फैक्टर काम कर रहा हो। दैट मीन्स हमारे आउटपुट इक्वेशन में एटलीस्ट दो वेरिएबल आए, एक वोल्टेज कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल और एक हमारा हार्मोनिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसलिए अब हम लोग सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन से चेंज करके आते हैं मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में। ठीक है, तो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां से 0 से पाई के बीच में केवल एक सिंगल पल्स हमें मिल रही थी जिसकी विड्थ हमारी क्या थी, 2D। यहाँ पे आपको 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में मल्टीपल पल्स मिलेंगी। ओवरऑल अगर आप इन सब का समेशन करोगे तो विड्थ अभी भी 2D रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारी एक विड्थ 1, 2 और ये 3 है। अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 3 पल्स के लिए दिखाया है, एक्चुअली ये n पल्स होंगी। अगर इन सब पल्स का समेशन करोगे 1, 2, 3, इनकी विड्थ अभी भी आएगी क्या, 2D। विड्थ हमेशा 2D रहेगी, चाहे आप एक सिंगल पल्स यूज करो चाहे 10 पल्स यूज करो। हर एक पल्स की विड्थ क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे 3 पल्स हैं तो दैट मीन्स 2D/3 हो जाएगी, फॉर n पल्स ये 2D/n हो जाएगी। तो अब हम लोग 0 से पाई में एक सिंगल पल्स ना यूज करके मल्टीपल पल्स यूज करेंगे। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, जब इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब फोरियर एनालिसिस निकालेंगे इसका, तो हमारे पास दो फैक्टर अब आएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे जिससे हम हार्मोनिक्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, और आउटपुट वोल्टेज भी हम लोग उससे क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारे पास अब दो फैक्टर हैं। फैक्टर 1 है साइन n गामा का, इसके थ्रू हम लोग हार्मोनिक्स एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं हार्मोनिक फैक्टर। दैट मीन्स गामा की वैल्यू एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हो, जिस भी हार्मोनिक्स को आपको एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, किसी को भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। और ये जो साइन ND/2 का फैक्टर है,
ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल फैक्टर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास क्या है, दो फैक्टर आ गए जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको हार्मोनिक्स अगर एलिमिनेट करनी है तो वोल्टेज कंट्रोल फैक्टर अलग है, वोल्टेज अब आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। वोल्टेज कंट्रोल करोगे तो हार्मोनिक्स डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमारे पास अब दो फैक्टर आ गए विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन। ये इसका फोरियर एनालिसिस है। इसमें जो गामा की वैल्यू है वो क्या है, पाई माइनस 2d। गामा की जो वैल्यू है इसकी कभी कभी सिंपल छोटी सी प्रूविंग अभी कर लेते हैं साइड में, लेफ्ट राइट साइड में। गामा यहाँ पे क्या है, गामा हमारा यहाँ पे पाई माइनस 2d डिवाइडेड बाई n+1। n हमारी क्या है, नंबर ऑफ पल्स, और d बाई n। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए साइड में हम लोग इसको लिख देते हैं। यहाँ पे n क्या है हमारा, छूट गया ये लिखना, n है हमारा नंबर ऑफ पल्स, नंबर ऑफ पल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पल्सेज हो गए। 2 पल्स है, 3 पल्स है, 4 पल्स है, ये n की नंबरिंग हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज अभी भी आपका क्या रहेगा, ओवरऑल इसकी विड्थ कितनी है, जितनी भी आपने यहाँ पे 0 से पाई के बीच में पल्स बनाई है, चाहे 1 हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो, 25 हो, डजंट मैटर, टोटल जब आप समेशन करोगे विड्थ उसकी कितनी आएगी, 2d। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अभी भी आपका क्या रहेगा, 2d ही रहेगा। दैट मीन्स Vs अपॉन √2d/पाई ही रहेगा। अब देखो ये जो गामा की प्रूविंग है, कन्वेंशनल पेपर जब होता है हमारा तो समटाइम्स इसके लिए आपको प्रूविंग भी करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी हमें करनी क्या, प्रूविंग। तो इसकी प्रूविंग जो हम लोग करेंगे, एक्चुअली यूज करेंगे हम लोग मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। जैसे मैथमेटिक्स में कभी कभी हम लोग के पास प्रूव करने के लिए इंडक्शन मेथड होता है। इंडक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है, एन की किसी एक वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए आप क्या करो, चीजों को प्रूव कर दो और उसको एंड सो ऑन करके, और हम लोग एन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए या एक जनरल एन की वैल्यूज के लिए फार्मूला को अप्लाई करा देते हैं, वैलिडेट करा देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला अपना प्रूव करेंगे, फॉर प्रूव करेंगे 2 पल्स के लिए। यहाँ पे 0 से पाई के बीच में अभी हमने क्या कर रखी है, 2 पल्स में डिवाइड कर रखा है। तो जब हम 2 पल्स में डिवाइड करेंगे तो एक पल्स की विड्थ हमारी कितनी हो रही थी, 2d/n। अगर हमने यहाँ पे 2 पल्स में डिवाइड किया तो दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, d/n। तो एक सिंगल पल्स की विड्थ कितनी है हमारी, d/n, सॉरी d आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d आएगा। तो एक सिंगल पल्स की विड्थ हमारी क्या है, d। अब पाई 0 से पाई के बीच में हमारे पास दो पल्स हैं जिनकी विड्थ हमारी क्या है, dd। गामा क्या है, गामा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। गामा आपका जो हम लोग मेजर कर रहे हैं गामा एंगल, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पहली जो आपकी पल्स है उसके सेंटर तक के जो हमारा एंगल है इसको हम लोग बोलना है गामा। ठीक है, अब इसके लिए आपको प्रूव करना है कि ये गामा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस गामा की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो अभी हम लोग को गामा की वैल्यू निकालनी है। तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सपोज ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो और ये पाई तक की हमारी डिस्टेंस हो। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपको इजिली याद रहे। ये हमारा कितना है, थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, चेंज कर दें, 3 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पल्स विड्थ बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको पता है टोटल पल्स कितनी है 0 से पाई, दैट मीन्स टोटल इंटरवल हमारा क्या है, पाई। ये यहाँ पे छुप रहा है, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट होल्ड करना, ये छुप रहा है यहाँ पे, ये है हमारा पाई। टोटल पल्स विड्थ कितनी है हमारी, पाई। 3 थीटा, दैट मीन्स अगर इसमें से जो विड्थ का पोर्शन है डी अगर हम लोग हटा दें 2d, तो 3 थीटा को, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हो। थीटा की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस 2d। थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, पाई माइनस 2d।
यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2d/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई पाई माइनस 2d/3। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, गामा की वैल्यू। तो यहां से आपको पता है, गामा आपको देख के समझ में आ रहा होगा यार, गामा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस, ठीक है, थीटा प्लस और आगे का हमारा ये क्या है, d/2, गामा प्लस d/2। दैट मीन्स हाफ हाफ में डिस्टेंस डिवाइड है तो ये d/2, इसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे d/2। तो यहां से जो गामा की वैल्यू आप लिखोगे ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2d/3 प्लस d/2। ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, 2 पल्स के लिए किया है, 2 पल्स के लिए किया है। दैट मीन्स जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी है उसके लिए ये हमारी प्रूविंग आई है, n की वैल्यू 2 रखी है उसके लिए हमारी ये प्रूविंग आई है। दैट मीन्स अगर हमें n के लिए करना रहे तो n की वैल्यू 2, इसको ध्यान से देखो, इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n+1, और इस 2 को तो n ही लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक मिनट, ये कंपैरेटर वाला जो डायग्राम है ये डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस बना ले। तो यहां से देखो, बस यहां से हम लोग गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे, गामा की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो पाई माइनस 2d n+1 विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन d/n। यही हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, गामा की वैल्यू आ रही थी, n नंबर ऑफ क्या थी हमारी, पल्सेस थी, आउटपुट था। ये हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि अगर सिंगल पल्स की बजाय अगर हम लोग मल्टीपल पल्स में चले जाएं तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। वो 2 फैक्टर क्या करेंगे, वो 2 फैक्टर हमारे क्या होंगे, एक हमारा वोल्टेज कंट्रोल कर रहा होगा और एक हमारा क्या कंट्रोल कर रहा होगा, आउटपुट हार्मोनिक्स को कंट्रोल कर रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या है कि आप ये जो पल्स हम लोग विड्थ बना रहे हैं कि 2D कर दो, 3D कर दो, सिंगल पल्स कर दो, मल्टीपल पल्स कर दो, इनको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, इनको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो अब आता है एक टॉपिक, रियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, क्या कंट्रोलर सर्किट हमारा होता है, वो किस तरीके से पल्स जनरेट करता है। तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल एक आप कंपैरेटर सर्किट लेते हो, ठीक है, एक कंपैरेटर सर्किट लेते हो, उसका सैचुरेशन लेवल आप सेट करते हो, डिपेंड करेगा आपने क्या लॉजिक बिल्ड कर रखा है। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने सैचुरेशन लेवल 0 से वीसीसी कर रखा है, ठीक है, 0 से वीसीसी कर रखा है। पॉजिटिव पे हमने दे रखा है वीसीसी, नेगेटिव पे हमने दे रखा है वीआर। तो दैट मीन्स जब कंपैरेटर आप लेके आ रहे हो तो अगर वीसीसी ग्रेटर देन वीआर होगा, तो वीसीसी ग्रेटर देन वीआर होगा, तो जनरली मेरे ख्याल से एनालॉग का अगर उतना अच्छा आइडिया नहीं होगा तो, या नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि अगर वीसी ग्रेटर देन वीआर होगा तो कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा। हाई का मतलब ये होता है कि सैचुरेशन लेवल पे पॉजिटिव पे आपने जो फिक्स कर रखा है वीसीसी, वो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे किसके इक्वल मिलेगा, वीसीसी के इक्वल मिलेगा। अगर वीसी लेस देन वीआर रहेगा तो कंपैरेटर आपको निगेटिव वीसीसी देगा। तो यहाँ पे निगेटिव वीसीसी की जगह हमने 0 यूज कर रखा है, इसलिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग केवल इंटरेस्टेड हैं कि कब वीसी ग्रेटर देन वीआर होगा। ये वीसी वीआर क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब वीसी ग्रेटर देन वीआर होगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, वो आएगा वीसीसी के इक्वल। वीसीसी आप क्या यूज कर रहे हो, 5 वोल्ट यूज कर रहे हो, 10 वोल्ट यूज कर रहे हो, 12 वोल्ट यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 15 वोल्ट यूज कर रहे हो, जितना भी वोल्ट यूज कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटर हमारा आउटपुट वोल्टेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ क्या रहा है हमारा, वीसीसी क्या होता है और वीआर क्या होता है। तो वीसीसी जो हमारा होता है ये होती है कैरियर वेव, कैरियर वेव, ठीक है। इन जनरल हम लोग ट्रायंगुलर यूज कर रहे हैं। और वी आर जो होता है हमारा ये होती है रेफरेंस वेव, रेफरेंस वेव,
रेफरेंस वेव आती कहां से है? ये आती है, हम लोग लोड साइड से या लोड के आउटपुट टर्मिनल से फीडबैक लेते हैं, वहां से जो हमारे पास इनपुट आता है वो काम करता है हमारा रेफरेंस का। दैट मींस आउटपुट वोल्टेज को एज ए यूज करते हैं हम लोग रेफरेंस, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज ही कम ज्यादा हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेफरेंस क्या होगा? कम ज्यादा होगा। अब हम लोग ये लॉजिक क्या यूज करते हैं? जब VC ग्रेटर देन VR होगा तो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रिगरिंग करंट आएगी, ट्रिगरिंग वोल्टेज आएगा, जी नहीं बन पा रहा, ट्रिगरिंग वोल्टेज आएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा V आउटपुट। दैट मीन सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जितनी देर हमारे पास ट्रिगरिंग पल्स आ रही होगी, जितनी ड्यूरेशन के लिए ट्रिगरिंग पल्स अवेलेबल होगी, उतनी ड्यूरेशन में आउटपुट आएगा। जब ट्रिगरिंग पल्स अवेलेबल नहीं होगी तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब हमें वो इंटरवल या मोड, हमें वो मोड या इंटरवल पिक करने हैं जहां पे VC ग्रेटर देन क्या हो? VR हो। तो जहां पे VC ग्रेटर देन VR है वो कौन सा इंटरवल है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड मार्क लगाया है, यहाँ पे VR ग्रेटर देन VC है, दैट मींस आउटपुट वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हमने लॉजिक लगाया VC ग्रेटर देन VR, यहाँ पे VC हमारा ज्यादा है, ठीक है, VC हमारा ज्यादा है, तो इस समय हमारा क्या आएगा? आउटपुट वोल्टेज आएगा। अगर ये रेफरेंस सेट करने में गड़बड़ हुआ होगा तभी पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा VC ज्यादा है और हमारा यहाँ पे VC ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा। जब VC ग्रेटर देन VR है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा जनरेट होगा। मुझे लग रहा है लॉजिक लगाने में कुछ गड़बड़ हो गया है, अभी पता चल जाएगा जब आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस चेंज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और ये आना चाहिए। दैट मींस आउटपुट वोल्टेज या गेट के लिए जो ट्रिगरिंग पल्स आएगी वो ये आएगी। अगर ये वेव फॉर्म ड्रॉ करते करते इतना तो आइडिया हो गया कि लॉजिक जो लगा दिया वो गलत लग गया। अभी चेंज करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर दें जो कि पता चल जाएगा कि हाँ गलती क्या हुई है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा और ट्रिगरिंग पल्स हमारी कुछ ऐसी आएगी। लॉजिक हमने क्या लगा रखा है? जब VC ग्रेटर देन क्या होगा? VR होगा, उस समय आउटपुट हमारा क्या आएगा? VCC आएगा। तो दैट मीन्स ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये VCC दिख रही होंगी। अब ये आपने 5 वोल्ट ले रखा है, 10 वोल्ट ले रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये ट्रिगरिंग पल्सेस आएंगे, ये ट्रिगरिंग पल्स डिवाइस पे अप्लाई होगी, चाहे मॉसफेट हो, IGBT हो, GT हो, थायरिस्टर हो। जितनी ड्यूरेशन आपको ट्रिगरिंग पल्स आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग वो डिवाइस उतनी ही देर ऑन होगी, तो आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा VS और VS। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर पल्स यूज की है। 0 से पाई के बीच में 3 ट्रायंगुलर पल्सेस थी, 3 पल्स मॉड्यूलेशन कर रहे थे, इसलिए आपको अगर 4 पल्स चाहिए तो 4 ट्रायंगुलर वेव बनाओ। दैट मीन्स कैरियर की फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अगर लॉजिक में अगर कोई मिस्टेक है, अभी आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? जिस केस में समझो, अब हम लोग अगर लोड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज आपका कम होगा या ज्यादा होगा? पहले ये रिप्लाई कर दो। अगर हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल ड्रॉप बढ़ेगा। हाँ अर्चित कुछ शायद बोल रहा है, बढ़ेगा। आउटपुट वोल्टेज कम होगा। हाँ ठीक है, लोग जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा? कम होगा। आउटपुट वोल्टेज अगर हमारा कम होगा तो रेफरेंस की जो वेव फॉर्म है, दैट मींस रेफरेंस जो हम लोग ले रहे हैं, अगर पहले हमारा रेफरेंस 10 वोल्ट था तो अब वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? 5 वोल्ट पे आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर लोड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लोड, और यहाँ पे भी अभी लिख दे रहे हैं लोड। अब देखो यहाँ पे क्या है? सेकंड फिगर में रेफरेंस अप जा रहा है,
सेकंड फिगर में रेफरेंस इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे हमने लोड घटाया है, यहाँ पे रेफरेंस डाउन है, दैट मींस यहाँ पे हमने लोड बढ़ाया है। तो दो केस पैरेलल में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको पता चले रेफरेंस के चेंज होने की वजह से विड्थ कैसे चेंज हो रही है। जब रेफरेंस हम लोग चेंज करेंगे, दैट मींस क्या हो रहा है, लोड जब आप इंक्रीज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या होगा, डाउन होगा। आउटपुट वोल्टेज अगर डाउन होगा तो आपको वोल्टेज कंपनसेट करने के लिए विड्थ क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब आउटपुट वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा, जब आउटपुट वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, विड्थ वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए, एक कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, जब लोड कम है तो विड्थ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वही लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वो इंस्टेंट ढूंढ रहे हैं जब VC ग्रेटर देन क्या है हमारा, VR। दैट मींस यहाँ पे VC ग्रेटर देन VR है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी ट्रिगरिंग पल्स आएगी या डिक्रीजिंग करंट आएगी, IG या VG। तो यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज आएगा हमारा वो तो फिक्स रहेगा, लेवल उसका VCC होगा जो आपने पिक किया है। ट्रिगरिंग का जो ये वोल्टेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। आउटपुट जो वोल्टेज आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने सप्लाई वोल्टेज क्या यूज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पल्स आएगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन आगे करते हैं। तो विड्थ देख के समझ में आ गया कि लॉजिक सही लगा था। जो शुरू में लग रहा था कि लॉजिक शायद गलत लग गया है, लेकिन लॉजिक सही लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा ये आ गया है V आउटपुट। यहाँ पे अगर विड्थ देख रहे होगे, अब इनकी वैल्यूज लिखनी है तो लिख लो, ये वैल्यूज होगी VS और ये वैल्यूज होगी इसका मैग्नीट्यूड VS। अब देखो यहाँ से बस एक चीज समझो, जब आपका लोड कम है तो वोल्टेज कम कंपनसेट करना होगा, विड्थ कम करनी होगी तो विड्थ कम है, ठीक है। लोड ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा कंपनसेट करना होगा तो विड्थ ज्यादा होनी चाहिए तो ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लोड टर्मिनल से हम लोग फीडबैक लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब रेफरेंस कम ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करती रहेगी। ये एक सिंपल रियलाइजेशन होता है कि आपने एक कंपैरेटर यूज कर लिया। हालांकि प्रैक्टिकली जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक सिंपल कंपैरेटर सर्किट लगा के ही कर लेंगे, बस एक बेसिक तरीका है समझने का। प्रैक्टिकली थोड़े से और भी डिवाइसेस लगेंगे हमें जब इसको हम लोग यूज कर रहे होंगे। अब इसके बाद एक ये रिलेशन आ रही होती है, ठीक है, कितनी पल्स आपको मिलेंगी जब कैरियर फ्रीक्वेंसी आप क्या पिक करोगे, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी क्या पिक करोगे, तो नंबर ऑफ पल्सेस कितनी होंगी हाफ ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे FC का जो मतलब है, ये है हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो आपने ट्रायंगुलर वेव की यूज की है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस वेव फॉर्म है, ठीक है। रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, एक जस्ट टाइप DC टाइप का बनाया गया है। ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। आप रेफरेंस साइनोसोडल भी ले सकते हो, तो साइनोसोडल लोगे तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक DC लाइन देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो सिंपल DC लग रही है, फ्रीक्वेंसी तो 0 होना चाहिए, नहीं। ये केवल आपको हाफ पोर्शन के लिए ड्रॉ की गई है समझने के लिए। अब जो पल्स विड्थ आएगी इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो लॉजिक आपने लगा रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो पल्स विड्थ आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2D/n। दैट मींस एक सिंगल पल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक सिंगल पल्स 2D/n, वो वैल्यू कितनी होगी, 1 - VR डिवाइडेड बाई VC π/n। VR/VC हमारा क्या है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बताता है कि फंडामेंटल कंपोनेंट या जो आउटपुट आने वाला है वो आपका VS के कंपैरिजन में कितने % आएगा, ठीक है। फिलहाल मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कितनी नंबर ऑफ पल्सेज आ रहे हैं इसका फार्मूला, और हर एक इंडिविजुअल की जो पल्स विड्थ आएगी दैट मींस 2D/n, इसकी वैल्यूज कितनी होगी, दैट मींस 1 - VR डिवाइडेड बाई VC π/n। इनकी कोई प्रूविंग नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस करते हैं, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में दो प्रॉब्लम थी कि हमें आउटपुट वोल्टेज अगर कंट्रोल करना था
तो हार्मोनिक्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना था तो वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक सिंगल फैक्टर आ रहा था साइन एंड डी का। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में आए। यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल रहा है, एक गामा का मिल रहा है और एक डी का मिल रहा है। गामा हार्मोनिक्स कंट्रोल कर रहा था और साइन एन डी बाई 2 हमारा वोल्टेज कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद फिर जब इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस फर्दर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे तो कर नहीं रहे हैं, फिर भी आप थ्योरी के फॉर्म में समझो, जब इसका करते हैं तो रिजल्ट हमारा ये मिलता है कि अगर हम लोग हर इंडिविजुअल पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट कर पाते, यहाँ पे विड्थ क्या है आपकी फिक्स है, आप चाहे फर्स्ट पल्स की देखो, सेकंड की देखो या थर्ड की देखो, यहाँ पे विड्थ क्या है फिक्स है। चाहे इस तरफ देखो राइट साइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे विड्थ क्या है कांस्टेंट है। जब इसका फोरियर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग हर इंडिविजुअल पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट कर पाते, दैट मींस पहले पल्स की विड्थ कुछ और होती, दूसरे पल्स की कुछ और होती, तीसरे पल्स की कुछ और होती, तो फर्दर हम लोग क्या कर पाते, हार्मोनिक्स रिड्यूस कर पाते। तो जब इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं तो अब हम लोग मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन से मूव करके आते हैं साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन में। ठीक है, साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिफरेंस अब चेंज करते हैं। अब रिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा आपने 10 वोल्ट 5 वोल्ट को फिक्स कर दिया था, रेफरेंस डीसी वैल्यू थी। अब रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और रेफरेंस जब हम लोग चेंज करेंगे तो बोल रहे हैं साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन, दैट मींस रेफरेंस अब हम लोग लेके आएंगे साइनोसोडल। लॉजिक अभी भी हमारा वही रहेगा, वीसी वी आर, जब वीसी ग्रेटर देन वी आर होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, वीसीसी मिलेगा। लेकिन रेफरेंस वेव अब यहाँ पे क्या होगी, साइनोसोडल। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। तो ये दो वेव फॉर्म है, इसमें दो केस एक्चुअली बनते हैं। वो दो केस क्या है उनको पहले समझ लेते हैं, फिर इनकी विड्थ हम लोग बनाएंगे, कितना पल्स ये जनरेट करेंगे। दो केस क्या है, केस वन समझना, व्हेन जीरो ऑफ कैरियर वेव, कैरियर वेव का जीरो, दैट मींस कैरियर कहां से शुरू हो रही है वेव, जीरो से। दूसरा क्या है, व्हेन पीक ऑफ कैरियर वेव, दैट मींस शुरू कहां से हो रही है, जीरो पे कैरियर वेव का पीक है। दो केस होते हैं, रेगुलर वेव आप जो यूज कर रहे हैं उसके दो केस पॉसिबल हैं। एक कैरियर वेव जो शुरू हो रही है, दैट मींस ओरिजिन पे उसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। सेकंड केस में उसकी वैल्यू क्या है, पीक पे है। तो ये दो केस होते हैं क्या, जब आपका रेफरेंस वेवफॉर्म और कैरियर वेवफॉर्म के जीरो, दैट मींस दोनों की जीरो वैल्यू कोइंसाइड करें ओरिजिन पे, पहला केस ये है। और जब कैरियर वेव का पीक वैल्यू और रेफरेंस वेव की जीरो वैल्यू कोइंसाइड करें, तो ये दो केस इसमें पॉसिबल हैं। इन दो केसेस की वजह से जो विड्थ आएंगी, जो विड्थ आएगी, पल्स की जो विड्थ आएगी या नंबर ऑफ पल्स जो आएंगी, सॉरी नंबर ऑफ जो पल्स आएंगी वो चेंज होंगी, किसी एक में ज्यादा आएगी और किसी में एक कम आएगी। तो वो अभी करने के बाद हमें पता चल जाएगा किसमें ज्यादा आ रही है किसमें कम आ रही है। लॉजिक अभी भी वही है कि जिस समय Vc ग्रेटर देन वी आर है, जिस समय Vc ग्रेटर देन वी आर है, उस समय आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलेगा, उस समय आपको वोल्टेज मिलने वाला है Vcc। यहाँ पे साइनोसोडल के अकॉर्डिंग विड्थ नहीं चेंज होगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे साइनोसोडल के अकॉर्डिंग विड्थ नहीं चेंज होगी, यहाँ पे केवल क्या होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल क्या होगी, विड्थ चेंज होगी, बस इतना ध्यान में रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको वो पिक करने हैं जहां पे कैरियर वेव हमारा रेफरेंस से ज्यादा है। तो कैरियर वेव रेफरेंस से कहां पे ज्यादा है, आप बोलोगे पहला पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है। ये बनाना भूल गए तो इसको भी बना लेते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो विड्थ आ रही है बीच में तो काफी कम आ रही है, इसका मतलब लॉजिक गलत हो जा रहा है, तो प्लीज करेक्ट करने दो लॉजिक पहले। वेव फॉर्म तो ठीक बनी है, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लॉजिक हमारा ये रहेगा कि जब वी आर ग्रेटर देन वीसी होगा उस समय आउटपुट हमारा आएगा। लॉजिक चेंज कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब अगर हमारा वी आर ग्रेटर देन वीसी है उस पे आउटपुट आएगा, और आउटपुट कितना आएगा, वी सी सी के इक्वल। तो वी आर कहाँ पे ग्रेटर देन वीसी है, पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो तीन ऐसी जगह हैं जहां पे हमारा क्या हो रहा है कि वी आर ग्रेटर देन वीसी है। तो यहाँ पे आपका गेट करंट, गेट वोल्टेज, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वैल्यू आपकी अभी भी कितनी आएंगी, वीसीसी ही आएंगी। वैल्यूज अभी भी आपकी आएंगी वीसीसी, और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके सप्लाई के इक्वल। इसको कंप्लीट कर लें। अगर एग्जाम में आपसे भी लॉजिक गलत हो जाए, जैसे हमसे गलत हुआ अभी, उस समय बस वेव फॉर्म देख के इतना आइडिया लग जाता है कि यार लॉजिक गलत हो गया, हमें यहाँ पे कंपैरेटर में जो हमने सेटिंग की है ये चेंज करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे चेंज किया है हम लोगों ने, यहाँ पे हो जाएगा वीसीसी और यहाँ पे हो जाएगा वी आर, क्योंकि वेव फॉर्म जैसी डिजायर है वो मिल नहीं रही, दैट मीन्स लॉजिक हमारा गलत है। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे तो पहले की विड्थ और दूसरे की विड्थ में अंतर है। पहले की विड्थ थोड़ी सी कम है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की फिर कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल विड्थ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन में लेस हार्मोनिक्स जनरेट होती है। ठीक है, बस लॉजिक एक बार चेंज कर लेना, लॉजिक गलती से हो गया है। जब पीडीएफ शेयर करेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी क्या चेंज कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में चेंज करने में बस यही है कि यहाँ पे ऐसे समझ लो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने इसमें सेकंड केस में, जब पीक ऑफ कैरियर वेव कोइंसाइड विद जीरो ऑफ रेफरेंस वेव। अभी भी हमारा जो लॉजिक है वो वी आर ग्रेटर देन वीसी है। दैट मीन्स ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा। तो इन 4 पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, वी आर ग्रेटर देन वीसी। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं आईजी, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे गेट वोल्टेज, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आउटपुट। वी आर ग्रेटर देन वीसी यहाँ पे है, इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में है। सेम एज आउटपुट वोल्टेज भी हमारा कुछ इतनी लेवल का आएगा, वीएस के इक्वल। ये आया, ये आया और ये आया और ये आया। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, आउटपुट पल्सेस, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो विड्थ जो है पहले की कम है, दूसरे की ज्यादा है, दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा लग रहा है कि तीसरे की थोड़ी सी कम होगी और चौथे की भी कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इंडिविजुअल पल्स की विड्थ भी वेरी कर रही है। तो जब इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस करते हुए, हमारे पास है नहीं फोरियर एनालिसिस, इसका एक इक्वेशन है, तो वहां से हमें ये पता चलता है कि ये मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में लेस हार्मोनिक्स जनरेट कर रही है। तो अब हम लोग सिंगल नहीं यूज करेंगे, मल्टीपल नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे साइनोसोडल। तो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में जो 3 मेथड हैं, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन और साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन, तो कौन सा सुपीरियर है, तो नो डाउट साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन हमारा सुपीरियर है। इसमें हर एक इंडिविजुअल पल्स की विड्थ भी क्या होती है, चेंज होती है, ये कम हार्मोनिक्स जनरेट करती है। इसके बाद के जो फर्दर मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और ये जो 3 टेक्निक पढ़ रहे हैं ये बेसिक है, इनको एक्चुअली हम लोग यूज नहीं करते हैं मॉडर्न डेज में। अब इनकी जो 1-2 कैलकुलेशन है उसको समझ लो कि कितनी नंबर ऑफ पल्सेस आएंगी। इस पे न्यूमेरिकल या एमसीक्यू जरूर बनता है।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करोगे, पहले केस में पल्स कितनी आ रही है 1 2 और 3, दूसरे केस में 1 2 3 और 4। दैट मीन्स पहले वाले केस में लेफ्ट साइड में पल्स एक क्या आ रही है, कम आ रही है, इसलिए यहाँ पे किया गया है क्या, माइनस। यहाँ पे पल्स 4 आ रही है, तो ये उसका फार्मूला है, इस साइड में एक पल्स कम आ रही है, इसलिए कर दिया गया क्या, माइनस। फार्मूला वही है नंबर ऑफ पल्सेस का जो हमारा मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में था, fc/2 fr। fc हमारा क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, fr हमारा क्या है, रिफरेंस फ्रीक्वेंसी। तो जब दोनों के जीरो कोइंसाइड करेंगे, कैरियर एज वेल एज रिफरेंस, उस केस में आपको एक पल्स कम मिलेगी आउटपुट में। और जब पीक ऑफ कैरियर वेव और जीरो ऑफ साइन वेव कोइंसाइड करेंगे, उस समय आपको फुल पल्स, नंबर ऑफ फुल पल्स आपको मिलेगी। तो आज का जो हमारा ये डिस्कशन था वोल्टेज कंट्रोल इन VSI, वो ओवर हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा पड़ेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर। तो अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है।